सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो शुरू करते हैं आज यानी 4 मार्च 2023 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 2 मार्च 2023 तक किस शहर में आयोजित करी गई? तो याद रखिए इसका सही आंसर होगा हमारा राजधानी शहर नई दिल्ली में आयोजित करी गई। उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए डिटेल इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो डिटेल इंफॉर्मेशन के अंदर एक एक न्यूज़ को जानेंगे। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक 1 से 2 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में करी गई। आयोजन के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई गणमान्य व्यक्ति उभरती वैश्विक चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने दृष्टिकोण साझा करेंगे। बेंगलुरु में ब्लॉक के वित्त प्रमुखों की बैठक के कुछ दिनों बाद विदेश मंत्रियों की वैश्विक बैठक हो रही है। बात करें इसमें नई दिल्ली और कौन कौन पहुंचा है, तो ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो विएरा, मॉरिशस के विदेश मंत्री एलन गानू और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शेरपा रिचर्ड मार्क सैमन्स नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत ने विशेष रूप से नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस और नीदरलैंड सहित देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। सदस्य सतत विकास लक्ष्यों, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, आपदा राहत, मानवीय सहायता, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और सबसे महत्वपूर्ण खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य, ऋण संबंधी मुद्दों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो याद रखिए G20 की ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। जैसा कि आपको पहले से ही मैंने बता रखा है कि 2023 की G20 की बैठक इंडिया में आयोजित हो रही है। क्या आपको पता है 2022 और 2021 की बैठक कहाँ हुई थी? लगातार यहाँ पर ट्राइका समूह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी आई से ही शुरू हैं तीनों देश। अब वो दोनों देश कौन है, कमेंट कॉलम में जाकर आप आंसर जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं फिलहाल आज के अगले प्रश्न की तरफ, आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो इसका सही आंसर होगा इसरो। इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आइए डिटेल न्यूज़ को अच्छे से जानते हैं। तो डिटेल न्यूज़ के अंतर्गत सबसे पहले तो इसरो का फुल फॉर्म भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने फरवरी लास्ट में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया। की पॉइंट के अंदर जानेंगे। यह इंजन चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3 प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। इसका परीक्षण तमिलनाडु में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। आइए इसरो के बारे में जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देखा जाता है। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया जिसे सोवियत संघ ने 1975 में लॉन्च किया। अब आप ये कमेंट कॉलम में आंसर करिए पूरी की पूरी डेट कि इसरो की स्थापना कब करी गई थी और इसरो के वर्तमान में हेड कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट कॉलम में जाकर आप आंसर करिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है खास, आइए ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 1 से 3 मार्च 2023 तक पूर्वोत्तर में निर्धारित 4B20 इंडिया कार्यक्रमों में से दूसरे की मेजबानी करेगा? यानी B20 इंडिया कार्यक्रम जो है इसका दूसरा संस्करण, इसकी मेजबानी पूर्वोत्तर का कौन सा शहर कर रहा है? तो याद रखिए इसका सही आंसर होगा आइजोल। कौन सा? आइजोल। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। तो आइजोल 1 से 3 मार्च 2023 के दौरान पूर्वोत्तर में होने वाले 4B20 इंडिया इवेंट में से दूसरे की मेजबानी करेगा। B20 जिसका नाम बिजनेस 20 है, वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए आधिकारिक G20 संवाद मंच है। B20 G20 व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और वैश्विक आर्थिक और व्यापार शासन पर वैश्विक व्यापार जगत के अग्रणियों के विचारों को एकत्रित करता है। शिखर सम्मेलन के दौरान B20 G20 प्रेसिडेंसी को अपनी अंतिम सिफारिशें भेजता है। B20 अपनी अंतिम सिफारिशें G20 प्रेसिडेंसी को भेजता है।
तो आइजोल में B20 कार्यक्रम बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसरों को उजागर करेगा, जो राज्य शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे, स्टार्टअप, कौशल विकास, नर्सिंग और पैरामेडिक्स में प्रतिनिधियों को प्रदान कर सकेगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए G20 के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, यानी कह सकते हैं 20 संगठन शामिल है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, शमन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1999 में विश्व आर्थिक संकटों के प्रतिक्रिया स्वरूप करी गई थी। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है GSM एसोसिएशन यानी GSMA ने दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर होगा अपना प्यारा भारत। आइए न्यूज़ को डिटेल में जानते हैं। तो GSM एसोसिएशन ने दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए हमारे प्यारे भारत को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 प्रदान किया है। की पॉइंट जानते हैं। तो GSMA जो दूरसंचार परितंत्र में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, हर साल एक देश को मान्यता देता है। तो 27 फरवरी 2023 को बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में आयोजित समारोह में भारत को इसका विजेता घोषित किया है। अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हाल ही के कौन से पुरस्कार और सम्मान हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को दिए गए, आइए इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला नाम है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। इनको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया था। तो भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। इनको 21 फरवरी को जब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया, उसी अवसर पर यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा पॉइंट है वयोवृद्ध पत्रकार डॉक्टर ABK प्रसाद को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। MRF लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक KM मेमन को मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक हिसाची टेकुची द्वारा ATM लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO VP नंद कुमार को व्यापार की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरून इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। अब मैं चाहूँगा कि आप जितने भी लोग लाइव देख रहे हो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे अवार्ड्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए एक दो अवार्ड और डिस्कस करते हैं। तो IBS सॉफ्टवेयर के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष VK मैथ्यूज को हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और लेखक डॉक्टर पैगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तो यहाँ पर मैंने जनवरी 2023 से रिलेटेड अब तक जितने भी अवार्ड दिए गए हैं सारे के सारे डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरा इस तरीके से पढ़ाना आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है शून्य भेदभाव दिवस 2023 की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज। आइए डिटेल न्यूज़ को जानते हैं। तो शून्य भेदभाव दिवस जो कि हर वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। इसे UN एड्स के कार्यकारी निदेशक मिशेल सिद्दीबे द्वारा लॉन्च किया गया था। 2023 की थीम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज है। UN एड्स इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि कैसे प्रमुख आबादी और HIV के साथ रहने वाले लोगों का डिस्क्रिमिनलाइजेशन जीवन बचाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर पिछले वर्ष की थीम भी आप जान सकते हैं। 2021 और 2019 की थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी 2022 की इंपॉर्टेंट है। तो 2022 की देख लीजिए, रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है केंद्रीय संचार ब्यूरो गोवा में 28 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो याद रखिए गोवा की राजधानी पणजी के अंदर इसका आयोजन किया गया। आइए डिटेल इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो
तो केंद्रीय संचार ब्यूरो गोवा में 28 फरवरी को पणजी में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शन का आयोजन किया गया। 3 मार्च तक जनता के लिए खुली प्रदर्शनी का इस उद्देश्य आगंतुकों को बाजार के महत्व के बारे में शिक्षित करना और दैनिक आहार में इसे शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बाजरा घास परिवार से संबंधित छोटे दाने वाला वार्षिक गर्म मौसम का अनाज है। आइए गोवा के बारे में जान लेते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर। तो सभी भारतीय राज्यों में गोवा की प्रति व्यक्ति आय जीडीपी सबसे अधिक है। पणजी राज्य की राजधानी है, जबकि वास्को डी गामा इसका सबसे बड़ा शहर है। 1510 में अल्फोंसो डी अल्बुकर्क द्वारा गोवा के बेहमनी बीजापुर शहर पर कब्जा करने के बाद राज्य का गठन की बात करें तो 30 मई 1987 को हुआ। मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है। अब गवर्नर कौन है? आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है MUM अली साबरी 2 मार्च 2023 से रायसीना संवाद के 8वें संस्करण में भाग ले रहे हैं। तो ये बताइए किस देश के विदेश मंत्री हैं? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। आइए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो श्रीलंका के विदेश मंत्री MUM अली साबरी रायसीना संवाद के 8वें संस्करण में भाग ले रहे हैं। संवाद भू राजनीति भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्री हीलिंग आर डिवाइडेड वर्ल्ड और बाइट्स ऑफ प्रॉमिस हाउ कैन टेक्नोलॉजी लिफ्ट कम्युनिटीज इन विषयों पर चर्चा करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर बात करें कि और कौन कौन से यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश पड़ते हैं, तो श्रीलंका एक भारत का पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे जो कि प्रशासनिक राजधानी है। कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। बांग्लादेश भी एक पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी ढाका है। मुद्रा है बांग्लादेशी टका। और यहाँ पर है शेख हसीना, ठीक है। और भूटान भी है जिसकी राजधानी थिम्पू है। अब आप कमेंट कॉलम में आंसर करिए भूटान की मुद्रा का नाम क्या है। और भी कई सारे पड़ोसी देश हैं, अब आप जानते ही हैं। बढ़ते हैं फिलहाल आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आज की आखिरी न्यूज़ है भारत की जीडीपी ने चालू वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो इसका सही आंसर होगा 4.4%, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए डिटेल इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में भारत की जीडीपी में 4.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 40.19 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि 2021-22 की तीसरी तिमाही में यह 38.51 लाख करोड़ रही थी। 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में 9.1% की तुलना में 7% बढ़ने का अनुमान है और वर्ष 2022-23 में नाम मात्र जीडीपी या मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद 2021-22 में 234.71 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 15.9% की वृद्धि पर दिखाते हुए 272.04 लाख करोड़ रुपए के स्तर को प्राप्त करने का अनुमान है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो कैसी लगी मेरी क्लास? कमेंट कॉलम में जाकर आंसर जरूर करें। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, लाइक करना वीडियो को मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आज से मैं आपको टारगेट दूंगा, उम्मीद करूंगा आप टारगेट पूरा करेंगे। आज की इस वीडियो का टारगेट है, मैं छोटे से ही टारगेट को लेकर चलूंगा कि आपको आज के इस वीडियो में 50 लाइक पूरे करने हैं, और हाँ, आज की इस वीडियो में आपको 50 कमेंट पूरे करने हैं। ठीक है गाइस, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।